नमस्कार, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका योर स्टॉक्स में। मैं हूं आपके साथ तृप्ति उपाध्याय और मेरे साथ है मेरी सहयोगी भावना। अगले 1 घंटे यहां पर हम आपके सवालों को अपने शो में शामिल करेंगे और हमारे मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट आपके सवालों पर सही और सटीक सलाह आपको देंगे। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि इस शो में आप किस तरह से जुड़ सकते हैं। सवाल पूछने का तरीका क्या रहेगा, तो देखिए एक नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा। उस नंबर पर फ़ोन करके SMS के ज़रिए या व्हाट्सएप के ज़रिए आप अपने सवाल हमें पूछ सकते हैं। साथ ही हम अपने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक पेज, ट्विटर हैंडल, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर इस वक्त लाइव है। वहां जाकर भी कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपनी क्वेरीज हमें भेज सकते हैं। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं अजीत मिश्रा। अजीत जी, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका योर स्टॉक्स में। मैं तृप्ति बात कर रही हूँ, आपके पास आऊँगी, लेकिन उससे पहले एक मार्केट चेक ले लेते हैं। तो देखिए, कल की शानदार तेजी के बाद आज सीमित दायरे में बाजार कारोबार कर रहा है। निफ्टी की बात करें तो फ्लैटिश है यहाँ पर और 25,731 पर निफ्टी कारोबार कर रहा है। वहीं सेंसेक्स में भी करीब 85 अंकों की गिरावट इस वक्त हावी हो रही है। निफ्टी बैंक की बात करें तो अच्छे मूव्स निफ्टी बैंक में दिख रहे हैं। करीब 160 अंकों की तेजी, 60,200 के लेवल पे निफ्टी बैंक में कारोबार हो रहा है। निफ्टी के गेनर्स पर अगर नजर डालें तो देखिए ONGC में अच्छी तेजी है। करीब 4 से 4.25% की तेजी आज आप ONGC में देख सकते हैं। इनफैक्ट पूरे ऑयल एंड गैस पैक्ट में आज अच्छी तेजी नजर आ रही है। इटर्नल करीब 3% की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। पावर ग्रिड में 3% से ज्यादा की तेजी है। इटर्नल और NTPC में भी आप देख सकते हैं करीब 2 से 3% की तेजी इस वक्त नजर आ रही है। वहीं निफ्टी के लूजर्स की अगर बात करें तो आज IT शेयरों से भारी दबाव बाजार को मिल रहा है। करीब 5 से 6% की गिरावट यहां पर IT शेयरों की वजह से आ रही है। इन्फोसिस की बात करें, सबसे ज्यादा गिरा हुआ है, 8% की गिरावट है। TCS में आप देख सकते हैं 6% से ज्यादा की गिरावट है। टेक महिंद्रा, HCL टेक, विप्रो और ITC, लगभग सारे ही IT के शेयर्स आज टॉप लूजर्स निफ्टी के बने हुए हैं। मार्केट ब्रेथ पर एक बार नजर डालिए। एडवांस और डिक्लाइन का रेशो अगर देखें तो फिलहाल 1819 शेयर यहां पर तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं और जो डिक्लाइन का रेशो है करीब 1043 शेयर इस वक्त गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। चलिए, ये हो गई मार्केट की बात। मैंने आपको पूरा मार्केट चेक बताया, लेकिन बाजार की चाल को इस वक्त हमारे मार्केट एक्सपर्ट अजीत जी किस तरह से देख रहे हैं, उनसे भी जान लेते हैं। अजीत जी, क्या सलाह होगी और क्या राय होगी, किस तरह से आप देख रहे हैं बाजार की चाल को इस वक्त? शुक्रिया तृप्ति। तो देखिए, काफी उठापटक हमने पिछले करीब 3-4 दिनों में झेला है और इन सब के बाद अब दोबारा से आप कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इंडेक्स में जिस तरीके से कल एक रिकवरी आई थी पोस्ट US इंडिया ट्रेडिंग, उसके बाद से थोड़ा सा अब स्टेबिलिटी वो इम्पोर्टेंट रहेगी आने वाले दिनों में। मींस 25,400-500 का जो जोन है निफ्टी में, ये होल्ड करना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर इस टोन को आपको मेंटेन करना है, जो गैप मार्केट ने कल एक्सपीरियंस किया है, उसको अगर होल्ड करना है। इन केस अगर हम फेल होते हैं तो दोबारा से आप मार्केट में कंसोलिडेशन, उस गैप को फिल होने का डर मार्केट में रहेगा, जो कि फिर 25,250 और 25,200 के जोन में इंडेक्स को ले जाए। तो अभी के लिए तो डेफिनेटली बाय ऑन डिप्स ही आपको मेंटेन करना है, जब तक कि आप 25,400 को होल्ड करें और ग्रेजुअली 26,000 26,200 के लेवल्स ये एंटिसिपेटेड है कि इंडेक्स में आपको देखने को मिल सकते हैं। अभी सेक्टर स्पेसिफिक काफी ज्यादा उठापटक वहां पे भी चल रही है। जैसे कि आज IT में काफी शार्प डेंट है, तो यहाँ पे जो कंसिस्टेंसी दिख रही है वो है आपका बैंकिंग स्पेस, एनर्जी, सेलेक्ट मेटल और आपके कुछ एक PSU काउंटर्स। तो बेसिकली स्टॉक स्पेसिफिक तब बिल्कुल अजीत जी, आपकी सही राय है। निफ्टी के लिए लेवल्स काफ़ी अहम होंगे, लेकिन आपको सीधा लेकर चलते हैं। लोकसभा में इस वक्त वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल बातचीत कर रहे हैं। चलिए देखते हैं उनका क्या कुछ कहना है। रखते हुए दोनों पक्ष के वार्ताकारों ने पिछले 1 वर्ष में विभिन्न स्तरों पर गहन बातचीत की है। दोनों पक्षों के महत्वपूर्ण और विविध हितों को देखते हुए यह स्वाभाविक है कि दोनों पक्ष अपनी अपनी अर्थव्यवस्थाओं के महत्वपूर्ण और संवेदनशील क्षेत्रों की रक्षा करते हुए सर्वोत्तम संभव परिणाम सुनिश्चित करना चाहेंगे। इन वार्ताओं के दौरान भारतीय पक्ष
अपने संवेदनशील क्षेत्रों विशेषकर कृषि और दुग्ध क्षेत्रों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने में सफल रहा है। अमेरिकी पक्ष के भी कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो उनके दृष्टिकोण से संवेदनशील थे। लगभग 1 वर्ष तक चले कई दौर के विचार विमर्श के बाद दोनों वार्ताकार दल द्विपक्षीय व्यापार समझौते के कई क्षेत्रों को अंतिम रूप देने में सफल रहे। 2 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री जी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर फोन पर चर्चा की। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका को किए जाने वाले भारतीय निर्यात की दर घटाकर 18% करने की घोषणा की। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि यह अमेरिका द्वारा कई प्रतिस्पर्धी देशों पर लगाए गए टैरिफ से कम है, जिससे अमेरिकी बाजार में भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि होगी। यह समझौता भारतीय निर्यातकों को विशेष रूप से श्रम प्रधान क्षेत्रों और विनिर्माण में महत्वपूर्ण तुलनात्मक लाभ भी प्रदान करता है। मैं इस सम्मानित सदन के समक्ष यह दोहराना चाहता हूं कि खाद्य और कृषि क्षेत्र में भारत की प्रमुख संवेदनशीलता का पूर्णतः ध्यान रखा गया है। साथ ही यह साझेदारी लघु और मध्यम उद्यमी MSMEs उद्यमियों, कुशल श्रमिकों और उद्योग के लिए नए अवसर खोलेगी। उन्नत प्रौद्योगिकियों तक पहुंच का सुगम बनाएगी और भारत के मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, डिजाइन इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड और इनोवेट इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड के दृष्टिकोण को साकार करने में सहायक होगी। यह ऐतिहासिक ढांचागत समझौता भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत करने और विकसित भारत 2047 की दिशा में हमारी यात्रा को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और यह दुनिया के 2 सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों के बीच मजबूत जुड़ाव को भी दर्शाता है, जो स्वाभाविक साझेदार है और साझा समृद्धि के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि आगे की कार्रवाई के संदर्भ में दोनों पक्ष व्यापार समझौते से संबंधित आवश्यक तकनीकी प्रक्रियाओं को पूरा करने और कागजी कार्रवाई को अंतिम रूप देने के लिए मिलकर काम करेंगे ताकि इसकी पूरी क्षमता का शीघ्रता से लाभ उठाया जा सके। समझौते की विस्तृत रूपरेखा इन प्रक्रियाओं के समापन के पश्चात तुरंत घोषित की जाएगी। माननीय सदस्यों को भारत के ऊर्जा स्रोतों से संबंधित उन मुद्दों की जानकारी होगी जो इस समझौते पर हुई चर्चाओं के दौरान उठाए गए हैं। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, जैसा कि सरकार ने कई बार सार्वजनिक रूप से कहा है कि 140 करोड़ भारतीयों की ऊर्जा आवश्यकताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोत्तम प्राथमिकता है। वस्तुनिष्ठ बाजार स्थितियों और बदलते अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्यों के अनुरूप ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाना हमारी इस
कार्यनीति का मूल आधार है। भारत की सभी कार्रवाइयां इसी बात को ध्यान में रखकर की जाती है। अतः मैं माननीय सदस्यों से इन मुद्दों को समुचित दृष्टिकोण से देखने का आग्रह करता हूं। दोनों देशों के बीच भावी व्यापार अवसरों के संदर्भ में माननीय सदस्यगण इस बात को समझें। इस वक्त आप लोकसभा से लाइव सुन रहे थे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को, जिस तरह से भारत और यूएस के बीच ट्रेड डील फाइनल हो गई है उस पर ही वो बातचीत कर रहे थे और उन्होंने उस पर ब्यौरा देते हुए बताया कि ये डील जो हुई है, ट्रेड डील, ये दोनों देशों के हितों के लिए हुई है, जिसमें दोनों ही देशों के हितों का ध्यान रखा गया है। खास तौर पर जो एग्री को लेकर चर्चाएं लगातार चल रही थी कि किसानों का क्या होगा, कृषि क्षेत्र का क्या होगा, तो वहां पर भी उन्होंने सफाई दी और कहा गया है कि इसमें किसानों के हितों का भी पूरी तरह से ध्यान रखा गया है। कृषि सेक्टर जो भारत का एक अहम मुद्दा था ट्रेड डील में, उस पर भी उन्होंने कहा कि इसका भी पूरी तरह से ख्याल रखा गया है और अब अंतिम दौर की बातचीत यहां पर चल रही है। अब जो डील का अंतिम परिणाम यहां पर आएगा, किस तरह के मुद्दों पर पूरी तरह से फाइनलाइज हुई है, जो पूरा एक ब्यौरा आएगा, उसको लेकर अब यहां पर आगे बातचीत है और अंतिम रूप पर अब दोनों देश यहां पर कामकाज कर रहे हैं। चलिए इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और आपके सवालों को योर स्टॉक्स हमारे शो में शामिल करेंगे। वेलकम बैक। योर स्टॉक्स देख रहे हैं आप, जहां हम आपके सवालों को अपने शो में शामिल करेंगे और हमारे मार्केट एक्सपर्ट आपके सवालों पर जवाब देंगे। जो सबसे पहला सवाल है वो यूट्यूब से हमारे पास आया है एनपी शर्मा का। इनके पास जो शेयर्स है वो बजाज ऑटो के शेयर्स है और जो क्वांटिटी है शेयर्स की, आई थिंक उन्होंने 50 की क्वांटिटी में शेयर्स ले रखे हैं। जो उनका बाइंग प्राइस है वो भी लगभग 7,000 का वो बता रहे हैं। बजाज ऑटो को लेकर क्या सलाह होगी आपकी अजीत जी, क्या करना चाहिए? इनके पास 50 की क्वांटिटी में शेयर्स है, हालांकि अभी इनका बाइंग प्राइस क्लियर नहीं है, लेकिन इन लेवल्स पे बजाज ऑटो में क्या सलाह होगी? तृप्ति, देखिए मेरे हिसाब से अभी ऑटो एज अ पैक कंपैरेटिवली स्ट्रेंथ जहां पे मैं कहूंगा कि बनी हुई है उनमें से एक है। और बजाज ऑटो जिसने की एक अच्छी खासी करेक्शन के बाद एक ग्रेजुअल अपमूव पकड़ा है, मेरे हिसाब से काफी अच्छा अपमूव भी बाकी है। मीन 10,000 के ऊपर अगर हम निकलते हैं जो ग्रेजुअली सही करीब 10,500 11,000 तक के लेवल्स एंटिसिपेटेड हैं, अगर आपका व्यू शॉर्ट टर्म का भी है तो मेरे हिसाब से उनको बने रहना चाहिए। अब जो बेस बन गया है करीब 9100 के पास जो बेस है वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा और 10,500 से लेकर 11,000 तक की पोजिशनल टारगेट्स के लिए आपको बने रहना चाहिए। ऑलराइट, सौरभ हमारे साथ हैं, लाइव कॉलर जुड़ रहे हैं। सौरभ बताएं कौन सा स्टॉक है सर जिस पर आपको सवाल पूछना है? I have Crompton Greaves at 250-100 shares हैं. I am a long-term investor. And I want to know कि इस पे like should I buy more, hold it or sell it off as a possession? Okay, किस लेवल पे आपने खरीदा था ये स्टॉक? 252 का एवरेज है, 100 शेयर्स है। ऑलराइट, 252 का एवरेज है और 100 शेयर है इनके पास। क्या किया जाए सर इसके ऊपर? मेरे हिसाब से अभी इनको बने रहना चाहिए। जैसा कि इस सेक्टर में हम देख रहे थे कि ओवरऑल काफी ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस और नेगेटिविटी, थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि कंजम्पशन का इम्प्रूवमेंट होना वो एंटिसिपेटेड है और कहीं ना कहीं वो स्टॉक प्राइस में भी अब रिफ्लेक्ट करेगा। तो फ्रेश बाइंग के लिए मैं अभी रेकमेंड नहीं करूंगा। फ्रेश बाइंग के लिए आपको रिजल्ट्स के एक बार को किस तरीके से रिजल्ट आया है, किस तरीके से डिमांड सिनेरियो पैन आउट हो रहा है, वो इम्पोर्टेंट रहेगा देखने के लिए। नियर टर्म में मुझे क्या दिख रहा है कि करीब 250 के ऊपर अगर ये स्टॉक निकलता है 280 तक का पोटेंशियल है, क्योंकि इनका नजरिया लंबी अवधि का है। मेरे हिसाब से बने रहने की राय होगी, बट जो फ्रेश ऐड करना है वो रिजल्ट्स के बाद ऐड करें। ठीक है,
लंबी अवधि के लिए आप बने रहिए और जो फ्रेश ऐड करना है उसके लिए अभी नतीजों का वेट करें। ये अजीत जी की सलाह क्रॉम्पटन पर मिलती हुई। चलिए अगले सवाल को शामिल करते हैं और राजेश का हमारे पास सवाल आया है यूट्यूब से। इनके पास इन्होंने हमें सवाल भेजा है। hyundai मोटर्स के इनके पास शेयर्स है, 28 की क्वांटिटी है और जो बाइंग प्राइस था इनका वो 1960 रुपये का था। hyundai मोटर इंडिया को देखें आज तो अच्छी तेज़ी आज यहाँ पर भी माफ़ कीजिएगा गिरावट यहाँ पर नज़र आ रही है। 1% से ज़्यादा की गिरावट है hyundai मोटर इंडिया में और पिछले एक महीने का चार्ट भी देखें तो करीब 4% से ज़्यादा की गिरावट रही। हालांकि फ़िलहाल की जो बात करें वो 2185 के लेवल पे कारोबार कर रहा है और 1960 इनका बाइंग प्राइस है, तो मुनाफा तो इन्हें हो ही रहा होगा hyundai मोटर इंडिया पे। साथ ही जो इनका दूसरा शेयर है वो BPCL है और 70 शेयर्स है इनके पास और 331 इनका बाइंग प्राइस है। आज देखिए 380 के लेवल पे कारोबार हो रहा है और आज पूरे ही ऑयल एंड गैस पैक में हम अच्छी तेज़ी देख रहे हैं। करीब 2% के आसपास की तेज़ी BPCL में आज नज़र आ रही है। हालांकि इन्होंने अपना नज़रिया हमें नहीं बताया है। अजीत जी, hyundai मोटर्स और BPCL दोनों ही शेयरों में इन्हें प्रॉफिट हो रहा होगा, क्या सलाह होगी इन लेवल्स पे? शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के हिसाब से नज़रिया बताइएगा। बिल्कुल तृप्ति, देखिए मेरे हिसाब से ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, कंसिडरिंग कि 1900 लेवल पे जो उन्होंने बाय किया था उसके बाद 2880 तक के लेवल्स गए Hyundai में और बट वो एग्जिट नहीं किया और उसके बाद से एक अच्छी करेक्शन हम कहेंगे कि रिकॉर्ड हाई से Hyundai मोटर में देखने को मिल चुकी है। अभी स्टॉक कहीं ना कहीं कंसोलिडेट कर रहा है अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के पास और जैसे हमने बताया कि हमारा व्यू पॉजिटिव है व्हेन इट कम्स टू ऑटो, तो थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन साइडवेज बायस पॉसिबल है आफ्टर दिस डिक्लाइन, बट इवेंचुअली वी एक्सपेक्ट कि ये चीजें इंप्रूव होंगी और 340-2400 के ऊपर जब ये स्टॉक निकलेगा तो फिर दोबारा से इसमें एक अच्छी रिकवरी पकड़ सकता है। तो बने रहने की राय होगी लंबी अवधि के हिसाब से, शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के हिसाब से 2100 का एक स्टॉप लॉस जरूर आप मेंटेन करें। और जो दूसरा स्टॉक था, आपने एक बार तृप्ति दोबारा से नाम शेयर करेंगे? था जी BPCL का इनका जो बाइंग प्राइस है मैं एक बार आपको वो भी बता देती हूँ। इनका जो BPCL है 70 शेयर्स है और 331 इनका बाइंग प्राइस है। BPCL पर सलाह? बिल्कुल, देखिए OMC एज अ बास्केट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड इमर्ज हुआ है, मींस BPCL लीड कर रहा है विद इन दी OMC बास्केट। स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइज पे आ चुका है और जिस तरीके से हमने देखा है कि क्रूड में नो डाउट वॉलेटिलिटी अभी भी बनी हुई है, बट कहीं ना कहीं $70 के नीचे हम सस्टेन कर रहे हैं, तो जो कि एक पॉजिटिव साइन है OMCs के लिए। और जो प्राइस भी यही इंडिकेट कर रहा है कि इस तरीके की पॉजिटिविटी अभी बनी रहेगी और शायद आपको एक फ्रेश मूव भी देखने को मिल सकता है। तो लंबी अवधि के लिए बनी रही है, शॉर्ट टर्म के लिए भी बने रही है। 365 अगर आपका शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। करीब 410 से लेकर 420 तक के पोजिशनल टारगेट के साथ। 110 से लेके 420 तक के पोजिशनल टारगेट यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं BPCL पर। आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ अगला जो सवाल है वो व्हाट्सएप से सामने आ रहा है। विशाल जी ने ये सवाल भेजा है सन फार्मा पर। 1700 की इनकी खरीद है, करीब 1400 की क्वांटिटी है इनके पास। अगर हम नजर डालें स्टॉक पर तो आज हरे निशान में ही कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। हल्की 8 अंकों की तेजी जो है वहां पर देखने के लिए मिल रही है सन फार्मा में। अजय जी, सन फार्मा में क्या करें? इसके अलावा एक और उनका सवाल है, पहले सन फार्मा पे आपसे राय ले लेते हैं सर। देखिए फार्मा एज अ बास्केट थोड़ा सा अभी भी स्ट्रगल कंटिन्यू है, मींस काफी स्ट्रॉन्ग अटेम्प्ट हुए थे रिकवरी के, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रेशर रहा है। अब दोबारा से एक रिकवरी का अटेम्प्ट जिसमें कि सन फार्मा, ल्यूपिन, ये कुछ एक बड़े नाम है जहाँ पे कि आप अच्छा ट्रैक्शन देख रहे हैं, एटलीस्ट सस्टेनेबिलिटी देख रहे हैं। तो 1700 जो कि इनके बाइंग प्राइस के काफी नजदीक है, मेरे हिसाब से बनी रहने की राय होगी, कंसिडरिंग कि ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, काफी लंबा टाइम स्पेंड किया है इसने 1600 के पास, वो एक स्ट्रॉन्ग बेस बन गया है। तो अगर आप कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं 3 to 6 मंथ, तो डेफिनेटली यहाँ से आपको एक अच्छा अपसाइड देखने को मिल सकता है, करीब 1850 से लेकर 1900 तक के लेवल्स। तो बने रहने की राय होगी 1600 के एक स्टॉप लॉस के साथ। तो इसके अलावा इनके पास एक और स्टॉक है विच इज बजाज ऑटो। 50 शेयर है इनके पास, 7000 की बाइंग है इनकी। अगर फिलहाल स्टॉक देखें तो करीब 9000 9,500 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। मतलब अच्छा खासा मुनाफा जो है उन्होंने स्टॉक पर कमाया है। अब आगे का नजरिया क्या रखें? क्या इसको कंटिन्यू करना चाहिए या फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए अजीत जी? बिल्कुल, देखिए भावना, जैसे हमने पहले भी बात की थी कि बजाज ऑटो हमारा व्यू पॉजिटिव है, ऑटो एज अ पैक, और बजाज ऑटो में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मूव थोड़ा सा ग्रेजुअल जरूर है, तो मींस आपको टाइम लगेगा, बट 10,500 से लेकर 11,000 तक के लेवल्स एंटिसिपेटेड हैं कि आने वाले टाइम में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे 9,000 के एक स्टॉप लॉस के साथ बनी रहने की राय होगी फॉर द रिकमेंडेड टारगेट्स। ठीक है, ये सलाह यहाँ पर आपको मिलती हुई। चलिए
आगे बढ़ते हैं। जो अगला सवाल है वो भी यूट्यूब से हमारे पास आया है। पंकज प्रणव का सवाल है और झारखंड के जमशेदपुर से बात कर रहे हैं। जियो फाइनेंशियल्स के शेयर्स हैं इनके पास, 3000 शेयर्स है और जो इनका बाइंग प्राइस है वो 287 है। आज देखिए 268 के लेवल पे 1.5% की तेज़ी के साथ जियो फाइनेंस में कारोबार हो रहा है। नज़रिया हालांकि इन्होंने नहीं बताया है, इनके बाइंग प्राइस से ज़्यादा दूर तो नहीं है। क्या सलाह होगी जियो फाइनेंशियल पर इन्हें, क्योंकि शेयरों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, 3000 की क्वांटिटी है। अजीत जी, क्या लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखना चाहिए? तृप्ति, देखिए इसके दो चीजें हैं। पहला कि अगर इनके पोर्टफोलियो का ये बड़ा चंक है और एक ही स्टॉक में वो ज्यादा है तो डेफिनेटली थोड़ा सा रीजन ऑफ वरी है, कंसिडरिंग कि ये स्टॉक काफी ज्यादा वोलेटाइल ट्रेड करता है। मींस अभी कुछ दिनों पहले आपने 306 से जो डिक्लाइन देखा था, स्टॉक करीब 240 तक आ गया था। दोबारा से रिकवरी उतनी स्ट्रांगली आ रही है। बट अगर आपका कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो है एक या दो स्टॉक में, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा आपको डाइवर्सिफाई करके चलना चाहिए, सो दैट कि मार्केट के इस तरीके के मूव्स आपके पोर्टफोलियो और रिटर्न्स को हैम्पर ना करें। दूसरी चीज, अगर हम जियो फाइनेंस की पर्टिकुलरली बात करें तो एक शार्प डिक्लाइन के बाद एक रिकवरी का टोन जरूर देखने को मिल रहा है, बट सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट होगी। मींस आज हम अपने 20 EMA को रीटेस्ट कर रहे हैं, रिक्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं। 265 के ऊपर अगर ये स्टॉक क्लोज हो पाता है तो मान के चलिए कि थोड़ा सा रिकवरी और एक्सटेंड होती हुई नजर आएगी, जो कि स्टॉक को ले जा सकती है करीब 275 से लेकर 280 तक के जोन में। तो अभी बने रहने की राय होगी 258 के स्टॉप लॉस के साथ। ऑलराइट, अगला सवाल जो है वो मनोज जी का है। यूट्यूब से इन्होंने ये सवाल पूछा है HAL पर। आज तो हालांकि देखिए स्टॉक में बड़ी गिरावट देखने के लिए मिल रही है, करीब 5.5% तक ये शेयर जो है वो कमजोर नजर आ रहा है। 200 यहाँ देखिए 5.5% की कमजोरी है। यहाँ पर 22 शेयर है इनके पास, 4670 रुपए की बाइंग है इनकी, मतलब बेहद करीब ही ट्रेड कर रहा है उससे। क्या किया जाए जी, इस पर सलाह दीजिए अपनी। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जैसे कि हम डिफेंस काउंटर्स में देख रहे हैं कि काफी ज्यादा वोलेटिलिटी बनी हुई है और वो नॉर्मल है, कंसिडरिंग कि जिस तरीके से हम देख रहे थे कि बजट में एंटिसिपेशन और उसके बाद इनिशियल रिएक्शन थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे, अब थोड़ा सा कंसोलिडेट और पॉज हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये रेंज बाउंड बायस शायद कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। 4000 का जो लेवल है HAL के लिए, वो एक इंपॉर्टेंट बेस है। जब तक वो ब्रेक नहीं होता तब तक घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इवन इफ द व्यू इज शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म का अगर नजरिया 4000 अगर ब्रेक करता है तो डेफिनेटली आपको थोड़ा पोजीशन को रिड्यूस करना चाहिए, बिकॉज उसके इसमें 3750 से लेकर 3600 तक के लेवल्स भी स्टॉक आपको दिखा सकता है। ऊपर में जैसे कि उनके बाइंग प्राइस के पास वहीं पे एक रेजिस्टेंस है 4550 4600 के रेंज में। उन लेवल को क्रॉस करने के बाद एक नया अप मूव के लिए स्टॉक तैयार होगा, जो कि स्टॉक को करीब इंडेक्स अपना रिकॉर्ड हाइज के पास भी लेके जा सकता है, करीब 5250। तो अभी तो बने रहने की राय होगी 4000 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, फिलहाल होल्ड करके रखिए 4000 के SL के साथ, और आगे आने वाले दिनों में अच्छे लेवल्स अजीत जी यहाँ पर सुझा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को शामिल करते हैं। इस वक्त हमारे साथ लाइव कॉलर कृष्ण कुमार जुड़ चुके हैं। कृष्ण कुमार जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका योर स्टॉक्स में। बताइए आपका सवाल क्या है? जी, मेरे पास इनॉक्स विंड के 3000 शेयर हैं 134 की रेट पे। जी, और नजरिया क्या रहेगा आपका? नजरिया तो शॉर्ट टर्म का ही है। शॉर्ट टर्म का, ठीक है। 134 के भाव पर 3000 आइनॉक्स विंड के शेयर्स हैं इनके पास, और आज करीब 107 के लेवल पे 1% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ इसमें कारोबार हो रहा है। लेकिन पिछले 6 महीनों में देखें तो करीब 29% से ज़्यादा टूटा है, और एक साल की बात करें तो यहाँ पर 35% से ज़्यादा की गिरावट रही। लगभग निचले स्तर पर कारोबार कर रहा है आइनॉक्स विंड। क्या सलाह होगी? शेयरों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, 3000 की क्वांटिटी है, हालांकि इनके बाइंग प्राइस से नीचे आ गया है। 134 पे खरीदा था, 107 के लेवल पे आज कारोबार हो रहा है, तो नुकसान ही इन्हें हो रहा होगा, और शेयरों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है। शॉर्ट टर्म के लिहाज से क्या करना चाहिए अजीत जी? तृप्ति, देखिए मेरी राय कृष्ण कुमार जी को ये होगी कि पहला तो कि जब नेक्स्ट टाइम आप ट्रेड करें तो डेफिनेटली इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि अगर क्वांटिटी ज्यादा है और किस लेवल पे आप बाय कर रहे हैं, क्या आपका स्टॉप लॉस होगा जस्ट इन केस अगर वो पोजीशन एडवर्स होती है, क्योंकि काफी शार्प डिक्लाइन स्टॉक ने एक्सपीरियंस किया है और अभी नो डाउट एक रिकवरी का अटेम्प्ट जरूर देखने को मिल रहा है। 110 118 नियर टर्म में मुझे ये लेवल्स नजर आ रहे हैं। 118 के ऊपर अगर ये स्टॉक चलता है तब जाके उसके बाइंग प्राइस के पास करीब 136 140 के लेवल्स के पास जाने का ये स्टॉक पोटेंशियल दिखाएगा। तो अभी तो बने रहने की राय होगी, बट अब 100 के नीचे अगर ये स्टॉक दोबारा फिसलता है तो थोड़ी सी पोजीशन को जरूर रिड्यूस करिएगा, बिकॉज फिर हो सकता है कि आपको फर्दर डिक्लाइन देखने को मिल जाए, जो कि स्टॉक करीब 90 या शायद उससे नीचे ले जाए। ठीक है,
यहाँ पर अगर 100 के नीचे जाता है तो थोड़ी सी पोजीशन यहाँ पे रिड्यूस आप कर सकते हैं आइनॉक्स विंड पे। और साथ ही फंडामेंटल सलाह भी आपको दी है कि जिस तरह के नुकसान और जिस तरह के वाइल्ड मूव्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं तो थोड़ा सा अपनी पोजीशन को वेट एंड वॉच करें, थोड़ा सा वहाँ पर भी आपको एक बार रिव्यू ले लेना चाहिए। चलिए, इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और फिर से आपके सवालों को शो में शामिल करेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं भावना दिलीप चंदवानी, मेरे साथ मेरी सहयोगी तृप्ति हैं और यूएस टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपसे आपके कई सवाल जो हैं वो पूछते हैं आपसे और साथ ही उन सवालों के जवाब देते हैं हमारे जो एक्सपर्ट होते हैं। हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपके स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है उस नंबर पर आपको फोन करना है या फिर आप एसएमएस के जरिए भी सवाल पूछ सकते हैं। 9167329108 इस पर आप फोन करके सवाल पूछ सकते हैं या फिर एसएमएस भी कर सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए। इसी के साथ हमारे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो हैं वो भी लाइव है, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर के मतलब एक्स के जरिए भी आप अपना सवाल जो है हम तक भेज सकते हैं। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट देखिए जुड़ चुके हैं। कुणाल परार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुणाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कई सवाल जो हैं आपसे हम पूछेंगे, लेकिन उससे पहले आइए मार्केट चेक ले लेते हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी आप देखिए हल्की मजबूती के साथ यहाँ पर कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। सुबह जब मार्केट खुले वहां से बाजार में कमजोरी जरूर देखने के लिए मिली, लेकिन फिलहाल हल्की 9 अंकों की तेजी के साथ जो है वो निफ्टी में कारोबार होता नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी भी देखिए 60,222 के लेवल के करीब ये कामकाज करता नजर आ रहा है। करीब आधे % की तेजी जो है यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों पर भी अगर नजर डालें तो हल्की यहाँ पर जो है वो तेजी देखने के लिए मिल रही है। सेक्टर वाइज अगर देखें तो यहाँ पर कई सेक्टर ऐसे जो हैं वहाँ पर कमजोरी है। स्पेसिफिकली अगर कमजोर सेक्टर्स की बात करें तो इसमें सबसे आगे है आईटी सेक्टर, जहाँ पर ऑलमोस्ट सभी जो स्टॉक्स हैं वहाँ पर कमजोरी जो है देखने के लिए मिल रही है। इसके अलावा और ऐसे कई सेक्टर्स हैं जहां पर हम देख पा रहे हैं कि कमजोरी है। निफ्टी फार्मा हल्का कमजोरी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसके अलावा अगर नजर डालें एफएमसीजी सेक्टर पर तो यहां पर देखिए आधे % की मजबूती जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगी। इसके साथ ही आप देखिए मीडिया सेक्टर पर, मेटल सेक्टर पर नजर डालिए। मेटल के सारे जो स्टॉक हैं वो आज मजबूती के साथ कामकाज करते हुए नजर आ रहे हैं। टाटा स्टील हो या फिर उसके अलावा अन्य जो स्टॉक हैं वहां पर अच्छा कारोबार जो है वो होता हुआ नजर आ रहा है। निफ्टी पीएसयू में भी देखिए आधे % की जो तेजी है वो देखने के लिए मिल रही है। अब अगर गेनर्स और लूजर के लिस्ट पर नजर डालें तो इस पर आज सबसे ज्यादा जो तेजी है वो आईडीबीआई बैंक में देखिए करीब 8% की तेजी जो है यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। इसके अलावा बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज में भी देखिए करीब 6.5% की तेजी देखने के लिए मिलेगी। ऑयल इंडिया, इस पर हमारे गेस्ट ने थोड़ी देर पहले ही राय दी थी, यहाँ पर भी देखिए करीब 6.5% की जो तेजी है वो देखने के लिए मिल रही है। इटर्नल, साथ ही ऑयल इंडिया, ये जो तेजी वाले स्टॉक्स आपके सामने रख दिए हैं। पावर ग्रिड, एसबीआई, इन स्टॉक्स में भी देखिए तेजी जो है वो देखने के लिए मिल रही है। मारुति सुजुकी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, यहाँ पर भी करीब 2% की जो तेजी है वो देखने के लिए मिल रही है। अब हमारे साथ जो हमारे गेस्ट हैं वो भी जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं। कुणाल जी, देखिए बाजार जो है वो हल्के हरे निशान में ही कारोबार करता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। अब इन लेवल से किस तरीके से नजरिया रखा जाए बाजार पर? गुड आफ्टरनून। एंड बाजार की बात करें तो व्यू पॉजिटिव साइड का ही है। 25,735 के अराउंड निफ्टी ट्रेड कर रही है और लोअर लेवल पे जो सपोर्ट आ रहा है वो 25,500 का है। ऊपरी लेवल में 25,950 का एक रेजिस्टेंस है। 25,950 जैसे ही क्रॉस होगा आपको 26,300, 26,400 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल जो व्यू है वो फिलहाल पॉजिटिव साइड का ही है। जब तक ये 25,500 ब्रेक नहीं होता तब तक सो कोई भी पोजीशन बनानी है तो एक माइनर डिप आने दीजिए अप टू द लेवल ऑफ 25,650, 25,500। अगर वहां पे आता है तो 25,500 के एसएल के साथ आप वहां पे नई पोजीशन बना के जा सकते हो। ठीक है, 25,500 के लेवल पे आता है तो यहाँ पर आप नई पोजीशन बना के चल सकते हैं। कुणाल जी, गुड आफ्टरनून, तृप्ति बात कर रही हूँ और चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। जो पहला सवाल है वो यूट्यूब से हमारे पास आया है
और ये जो सवाल है वो मदन मक्कर जी का है, पंजाब से बात कर रहे हैं और इनके पास जो शेयर्स है वो मदरसन सुमी के हैं। 350 की क्वांटिटी है और 56 रुपये के भाव पे इन्होंने खरीदा था करीब 3 साल पहले। इस वक्त आज देखिए हल्की तेज़ी के साथ इसमें कारोबार हो रहा है। इन लेवल्स पर क्या करना चाहिए? काफ़ी पुरानी खरीद है इनकी और 350 शेयर्स है, क्या इनमें अभी भी बने रहिए? लॉन्ग टर्म में जाके अच्छे रिटर्न यहाँ पर इन्हें मिलेंगे मदरसन सुमी में? मदरसन सुमी की बात कर रहे हैं 45 के अराउंड फिलहाल ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है और जो व्यू यहाँ पे बन रहा है मदरसन सुमी वायरिंग को लेके पॉजिटिव साइड का है। 56 के अराउंड की खरीदारी है, फिलहाल 45 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है ना। वो यहाँ पे मैं कहूंगा कि थोड़ा सा वेट वॉच कर लीजिए। स्टॉक ने ऐसे भी 40 के अराउंड का सपोर्ट लिया हुआ है, प्रेजेंट लेवल पे आप एक बार एवरेज करके भी जा सकते हो। यहाँ से बाउंस बैक में 54 तक के लेवल देखने को मिल सकते हो। 54 जिस दिन ये स्टॉक ब्रेक करेगा और अच्छे खासे लेवल आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। तो प्रेजेंट लेवल से एक बार आपको एवरेज करके चलने की सलाह रहेगी। वो जैसे ही ब्रेक होगा आपको ऊपरी लेवल पे और भी अच्छे खासे लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो एवरेज करने की सलाह यहाँ पे दी गई है, एवरेज किया जा सकता है और 53 तक के टारगेट जो हैं वो आपको आने वाले वक्त में मदरसन सुमी के ऊपर देखने के लिए मिल सकते हैं। इसके अलावा हमारे साथ अभी एक लाइव कॉलर जुड़ चुके हैं, हिमांशु नाम है उनका, मथुरा से हैं। आइए उनसे बात कर लेते हैं। हिमांशु जी बताएं आपका सवाल क्या है? हेलो जी हेलो। हाँ जी, सवाल पूछिए हिमांशु आपसे। आपका जी एक्चुअली मेरे पास एक्सिस बैंक के शेयर्स हैं जी, 1000 क्वांटिटी है और 1310 पे मैंने बाई किया था। तो मुझे ये जानना है कि इसे होल्ड करूं कि अभी एग्जिट करूं। ठीक है। एक्सिस बैंक के इनके पास करीब 1000 शेयर है। 1310 के लेवल पर इन्होंने इस शेयर को खरीदा था। देखा जाए तो छोटे मुनाफे में है ये फिलहाल। 1342 के आसपास ये शेयर आपको कामकाज करते हुए नजर आएगा। हालांकि देखिए आज के सत्र में यहाँ पर 1% की कमजोरी जो है वो एक्सिस बैंक में देखने के लिए मिल रही है। क्या किया जाए इस पर, आपकी क्या सलाह रहेगी? मेरा जो व्यू है पर्टिकुलर स्टॉक को लेके एक बार प्रॉफिट बुक करके चलने का रहेगा। 1340 का अराउंड है, 1310 की खरीदारी है, 30 पॉइंट का मोमेंटम है। कल के दिन में जो मोमेंटम देखने को मिली है उसके बेस पे हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है। करेक्शन आने वाले दिनों में 1280 तक हो सकता है एज पर द प्योर टेक्निकल स्ट्रक्चर। तो एग्जिस्टिंग पोजीशन पे, एग्जिस्टिंग लेवल पे ही एक बार प्रॉफिट बुक करके चलने की सलाह है ये स्टॉक में। प्रॉफिट बुक करके आप एक्सिस बैंक में चल सकते हैं इन लेवल्स पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को शामिल करते हैं। यूट्यूब से हमारे पास सवाल आया है जय कटारिया का और इनके पास जो शेयर्स है वो सोना BLW यानी सोना कॉमस्टर के शेयर्स है और 483 ये अपना बाइंग प्राइस बता रहे हैं और जो शेयरों की संख्या है वो 680 है। आज के सेशन में देखिए 531 के लेवल पे कारोबार हो रहा है, करीब हल्की फुल्की तेज़ी के साथ यहाँ पर कारोबार हो रहा है और पिछले एक महीने में 3% से ज़्यादा गिरा, लेकिन एक साल में 18% से ज़्यादा के रिटर्न यहाँ पर सोना BLW ने बना कर दिए हैं। क्या सलाह होगी इन लेवल्स पर कुणाल जी लॉन्ग टर्म के लिए? क्या इसमें बने रहना चाहिए या फिर किसी दूसरे शेयर्स पे दाव लगाया जाए? बहुत ही बढ़िया स्टॉक है सोना BLW। आने वाले दिनों में और भी एक अच्छे खासे मोमेंटम आपको ये स्टॉक में देखने को मिल सकती है। एंड प्रेजेंट लेवल पे देखने जाए तो 531 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है और व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव साइड का है। एक ट्रेलेशन मेंटेन करके चले 520 का। मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये स्टॉक का 550 के ऊपर अगर सस्टेन हो रहा है तो फिर आपको 600 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो एक 520 का एसएल मेंटेन करके यहाँ पे पोजीशन को कैरी करके चलने की सलाह है। ओके, अगले लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल नाम है, अंकलेश्वर से हमारे साथ जुड़े हैं। राहुल जी सवाल पूछिए अपना। मैडम नमस्ते। मेरा सवाल जो है, मैंने जो है ये। हाँ जी सवाल पूछिए। उस पे जो है 149 का मेरा जो है प्राइस है सर और 150 का हमने लिया है सर। तो क्या वो मतलब लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रहेगा? बिल्कुल, आपने CESC पर सवाल पूछा है। करीब 150 शेयर है आपके पास और 149 की आपकी खरीद है। नजरिया क्या है आपका? लॉन्ग टर्म के लिए रखना है सर आपको ये शेयर? हाँ मतलब शॉर्ट टर्म क्या 2-3 महीने भी चलेगा और लॉन्ग टर्म के लिए भी क्या ये अच्छा रहेगा क्या? ऑल राइट, क्या राय दी जाए सर? लॉन्ग टर्म एवं शॉर्ट टर्म दोनों पर इनको राय चाहिए इस स्टॉक पर।
वेल सीएससी की बात करें 148 के अराउंड है, 149 की उनकी खरीदारी है। मैं एक बार पोजीशन को होल्ड करके चलने की सलाह दूंगा 137 के एसएल के साथ, विच फॉर शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म। आने वाले दिनों में ये स्टॉक में 165 और 165 जैसे ही ब्रेक होगा 176 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। एंड ओवरऑल लॉन्ग टर्म की बात करें तो ये 200 तक के भी लेवल आने वाले टाइम में हमें दिखा सकता है। ओवरऑल जो व्यू है डेफिनेटली पॉजिटिव साइड का है। 137 के एसएल के साथ शॉर्ट टर्म के लिए इस पोजीशन को आप कैरी करके जा सकते हैं। 30 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट टर्म में 170 तक के टारगेट और लॉन्ग टर्म में 200 रुपए तक के टारगेट जो हैं इस स्टॉक में देखने के लिए मिल सकते हैं। ये राय है आपके लिए। तो चलिए अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार सवाल जवाब का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब आपको एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिखा देते हैं। हुंडई मोटर्स के लिए तीसरी तिमाही जो है वो इस कंपनी के लिए काफी सुस्त रही है। प्रॉफिट ग्रोथ 6% और मार्जिन फ्लैट रहे हैं। नतीजे और ग्रोथ को लेकर हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर सजीत मंगाट ने कंपनी के सीईओ और एमडी तरुण गर्ग से खास बातचीत की है। उसी के कुछ अंश आपके सामने। नमस्कार, आप देख रहे हैं ET नाउ स्वदेश और मेरे साथ आज जुड़े हैं तरुण गर्ग जो कि एमडी एंड सीईओ हैं हुंडई मोटर इंडिया के। हुंडई के नंबर्स आए हैं 30वीं तिमाही के, जिसमें रेवेन्यू जो है 8% बढ़ा है YOY और जो उनको डिमांड बूस्ट आया है GST से, जिसकी वजह से काफ़ी वॉल्यूम्स भी अच्छे ग्रो हुए हैं। लगभग 5% वॉल्यूम ग्रो हुआ है डोमेस्टिक मार्केट में और इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट्स देखें तो 11.5% का जंप हुआ है। तरुण जी नमस्कार, ET नाउ स्वदेश में आने के लिए। पहला सवाल सर, GST का इम्पैक्ट आपके नंबर्स में मिल रहा है, वॉल्यूम ग्रोथ हो रहा है, वापस डिमांड आ रहा है, आपको किस तरह से डिमांड दिख रहा है ज़मीन पे? तो GST 2.0 बहुत ज़बरदस्त एक वरदान की तरह ऑटो इंडस्ट्री के लिए आया है और देखा है हमने कि किस तरह से डिमांड वापस आई है मार्केट में, क्योंकि सितंबर से पहले एक नेगेटिव ग्रोथ में ऑटो इंडस्ट्री चल रही थी और अभी हर सेगमेंट में ग्रोथ आई है। अभी तक क्या हो रहा था कि सिर्फ SUVs में ग्रोथ आ रही थी और बाकी सेगमेंट्स में नहीं आ रही थी। तो अभी भी SUV में हायर ग्रोथ है, लेकिन बाकी सब सेगमेंट्स भी ग्रोथ में आ गए हैं। दूसरा है कि पहले सिर्फ रूरल में ग्रोथ आ रही थी, अब अर्बन में भी ग्रोथ आनी शुरू हुई है। और ना सिर्फ पिछले क्वार्टर में, जनवरी में हमने देखा कि एक बेहतरीन जनवरी ऑटो इंडस्ट्री के लिए हुआ है। हुंडई की बात करें तो हाईएस्ट एवर सेल हमारी हुई है डोमेस्टिक मार्केट में और ओवरऑल सेल्स भी हमारी हाईएस्ट एवर हुई है। एक बहुत ही अच्छी ग्रोथ भी हुई है और ना सिर्फ वेन्यू में हाईएस्ट एवर सेल हुई बल्कि ऑरा में भी एक 7,900 के रूप में हाईएस्ट सेल हुई है। क्रेटा बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहा है और बाकी प्लेयर्स भी ऑटो इंडस्ट्री के बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आए हैं। तो आई थिंक ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है। और जो सायाम की हमारी मीटिंग भी हुई थी लगभग 15 दिन पहले, उसमें अगले साल का फिस्कल ईयर की ग्रोथ के जो टारगेट्स आए हैं वो भी 5 से 6% के हैं, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। बिकॉज अगर आप 5 ईयर कैगर देखते हो तो वो लगभग 5% रहता है और अगर हम 5 से 6% इस तरह के जियो पॉलिटिक्स में फोरकास्ट कर रहे हैं तो एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है ऑटो इंडस्ट्री के लिए। तो एक ऑप्टिमिज्म है। और अभी जो कल भारत और अमेरिका की जो टैरिफ के तहत ट्रीटी हुई है, आई थिंक उससे भी एक सेंटिमेंट जो है उसको इम्प्रूव करने में बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि फंडामेंटल तो इकोनॉमी के स्ट्रांग है ही, एक बहुत अच्छी GDP ग्रोथ हो रही है। लेकिन जब सेंटिमेंट पॉजिटिव होते हैं, जब हमारे जो नागरिक हैं वो ज़्यादा आश्वस्त होते हैं, ज़्यादा सिक्योर होते हैं और ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, तो उससे भी आई थिंक उनको स्पेशली कार जैसे हाई टिकट आइटम्स और जैसे घर होते हैं उनको खरीदने के लिए उनमें और ज़्यादा प्रोत्साहन आता है। तो ये एक अच्छी इकोनॉमी के लिए एक बहुत अच्छी खबर है और जो भी चीज़ इकोनॉमी के लिए अच्छी है वो कार इंडस्ट्री के लिए तो अच्छी होती ही है। जी इंडस्ट्री 5 से 6% का ग्रोथ का अनुमान कर रही है अगले साल के लिए। हुंडई क्या इससे ज़्यादा बेहतर ग्रोथ करेगा? तो जैसे आपको मैंने बताया कि अभी हर सेगमेंट में हमें एक अच्छा
रिस्पॉन्स मिल रहा है। जो नई वेन्यू हमने अपने पुणे प्लांट से लॉन्च किया है उसमें लगभग 80,000 बुकिंग आ चुकी हैं। पिछले महीने हमने 12,000 से ज़्यादा वेन्यू किया है, जो कि हमारा हाईएस्ट एवर सेल था पिछले महीने। और अभी हम आगे कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से हम इसकी प्रोडक्शन को और बढ़ा सकें, और बाकी सेगमेंट में भी बहुत अच्छी ग्रोथ मिल रही है। तो हमारा यह प्रयास रहेगा कि हम कम से कम इंडस्ट्री को मैच करें, और अगर ऑफकोर्स अगर हम फ्लेक्सिबल रहते हैं, एजाइल रहते हैं और कस्टमर की डिमांड्स को पूरा कर पाते हैं, तो इसको बीट करने में भी हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम इसको बीट कर सकें। आपने अपने पुणे प्लांट के बारे में बात किया, कितना बड़ा है ये प्लांट और ये फुल कैपेसिटी कब तक कर पाएगा, और क्या यहाँ से आप एक्सपोर्ट्स भी करेंगे? तो देखिए, बिल्कुल हमने अभी फेज़ 1 जो है 1,70,000 की कैपेसिटी है इसकी, और फेज़ 2 2028 में आएगा, जिसमें 80,000 से कैपेसिटी और बढ़ जाएगी और 2.5 लाख की कैपेसिटी हो जाएगी। तो इससे हमें लगभग 11 लाख की टोटल कैपेसिटी हुंडई की हो जाएगी, क्योंकि 8,24,000 की कैपेसिटी चेन्नई प्लांट में ऑलरेडी है। और जब इसको हम नए मॉडल जो हमारे आने वाले हैं उससे जब हम इसको मैरी करते हैं, तो आई थिंक एक बेहतरीन हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। हमने इन्वेस्टर डे में बताया कि किस तरह से हमारे 26 प्रोडक्ट 2030 तक आने वाले हैं, किस तरह से ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ जिसमें कि हाइब्रिड, ईवी और सीएनजी में हम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस आगे जाके भी रखने वाले हैं, और हर सेगमेंट नए सेगमेंट में हम आने वाले हैं। और एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया है हमने, जिसमें कि हुंडई कैपिटल फाइनेंस के रूप में हेल्प करेगा। रूरल मार्केट्स में हम और ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट कवरेज करेंगे, कस्टमर्स को और बेहतरीन एक्सपीरियंस देंगे, और एक ओवरऑल भारतीय ब्रांड बन के, क्योंकि पिछले 3 दशक में हमें जो प्रेम मिला है भारत में, हम समझते हैं कि अगले 3 दशक जो है हुंडई की सेकेंड फेज ऑफ ग्रोथ स्टोरी है। और ये अब 45,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ बहुत ही सशक्त रूप में हम आगे बढ़ रहे हैं, और हम बहुत आश्वस्त हैं कि हम जो है 15% प्लस मार्केट शेयर और एक प्रॉफिटेबिलिटी के साथ, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, एक अच्छे ब्रांड के साथ, एक ट्रस्टेड ब्रांड के साथ, और भारत की इकोनॉमी की ग्रोथ में कदम से कदम मिलाते हुए इसको प्राप्त करना चाहेंगे। जी, एक्सपोर्ट एक हमेशा आपका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पिलर रहा है। जब डोमेस्टिक भी थोड़ा सा धीमा चल रहा था, तो एक्सपोर्ट अच्छे आपको काफ़ी सपोर्ट कर रहे थे। एक्सपोर्ट मार्केट कैसे देखते हैं यहाँ से ग्रो होते हुए, क्योंकि आपके अनुमान से ज़्यादा ग्रो हुए हैं और आपका फोकस भी जो है काफ़ी कॉन्टिनेंट्स में है, और आप इंडिया को एक्सपोर्ट हब बना रहे हैं इमर्जिंग मार्केट्स के लिए, तो कैसा ग्रो हो रहा है यहाँ से? तो देखिए, हुंडई का हमेशा से एक्सपोर्ट्स पे बहुत प्रयास रहा है और बहुत फोकस रहा है, और इसीलिए अगर आप क्यूमुलेटिव बेसिस पे देखते हैं, शुरू से तो हम नंबर 1 एक्सपोर्टर हैं क्यूमुलेटिव बेसिस पे। इस साल के फिस्कल के साल के शुरू में हमने 7% से 8% ग्रोथ की अनुमान दिया था, बट हम लगभग 18% से ग्रो कर रहे हैं। जनवरी में भी हमने हाई डबल डिजिट में ग्रो किया है। तो हम बहुत उत्साहित हैं, क्योंकि हम एक हब हैं इमर्जिंग मार्केट्स के लिए। मिडल ईस्ट, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, हमारे को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, और हमारा मानना है कि जिस तरह से हमारे नए नए प्रोडक्ट्स और लॉन्च होंगे, तो हमें एक्सपोर्ट्स में और अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जिससे कि प्रेशियस फॉरेन एक्सचेंज भी आ सकती है और हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को भी हेल्प करती है। अब जैसे नई वेन्यू है वो एक्सक्लूसिवली भारत में बनने वाली है, तो आई थिंक हम एक्सप्लोर करेंगे कि किस तरह से नई मार्केट्स हमें और मिल सकें। इसके अलावा जिस तरह से अब भारत EU समझौता हुआ है, हम उसको भी देखेंगे सूक्ष्म तरीके से कि क्या उसमें अपॉर्चुनिटी हो सकती हैं। तो हम बिल्कुल ओपन माइंडेड हैं, और भारत का जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है, जो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है, जिस तरह की बेहतरीन क्वालिटी। ये थी हुंडई मोटर्स के CEO और MD तरुण गर्ग के साथ खास बातचीत जो आपने सुनी, और इसका एक छोटा सा अंश हमने आपके सामने रखा। अब आगे बढ़ते हैं, और ऑप्शंस के चैंपियन बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एंजल वन के राजेश भोसले जी। उनकी हमारे पास कॉल जो है वो आ चुकी है, वो हम आपके सामने रख देते हैं कि कौन सी पिक जो है आज उन्होंने आपके लिए दी है। तो देखिए, ऑप्शन के चैंपियंस में आज उन्होंने PFC पर 410 की जो है वो कॉल दी है। आपको यहाँ पर खरीदारी करनी है 13 रुपए 5 पैसे पर। लक्ष्य जो होगा वो होगा 21 रुपए का, और स्टॉप लॉस आपको रखना है 9 रुपए तक का। अधिकतम जो मुनाफा आपको होता हुआ नजर आएगा इसमें, वो होगा 9,500 रुपए का, और इसमें जो नुकसान हो सकता है वो करीब 5,200 रुपए तक का नुकसान हो सकता है। PFC के शेयर में जो है खरीदारी की राय है 410 रुपए की कॉल रहेगी ये, इसमें आपको खरीदारी करनी है। लेकिन देखिए, क्योंकि ये ऑप्शन है, तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि सोच समझ कर खरीदारी करनी है, क्योंकि देखिए FNO ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है। FNO ट्रेडर्स को औसतन करीब 1 लाख रुपए तक का नुकसान होता है। घाटा होने के बावजूद 28% ट्रांजैक्शन के रूप में देना होता है। मुनाफा होने पर 15 से 50% ट्रांजैक्शन के रूप में खर्च होता है। तो सोच समझ के FNO ट्रेडिंग करें।
रिस्क होता है, लेकिन ये आपके लिए डिस्क्लोजर था और आपके सामने जो हमारे गेस्ट थे उनकी कॉल भी हमने रख दी है। तो अब यूएस स्टॉक्स में वक्त हो चला है यहीं रुकने का, लेकिन बहुत जल्द आपके साथ जुड़ेंगे एक नए शो के साथ।